नोट्स टाइप आपको मिलेंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जानकारी, हमें चौहानों की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बात करेंगे कि जानकारी स्रोत कि हमें चौहानों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो नंबर 1 बात करते हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। इनसे हमें क्या है, चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। मीर रासो किसका है, सारंगधर का, तो इससे भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखित है, तो नरपति नाहले द्वारा लिखित है। इनमें भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो जयानक है, ठीक है। ललित विग्रह राज सोमदेव द्वारा लिखित है, इसे भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। कानड़ देव प्रबंधन, ठीक है, पद्मनाभ, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, इससे भी हमें, ठीक है। और कौन कौन से स्रोत है देखते हैं। तो हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई है, तो नैलचंद सूरी के द्वारा लिखित है। इसके माध्यम से भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमीर हट किसने लिखी थी, तो चंद्रशेखर ने लिखी थी। ये पूछ भी सकते हैं कि हमीर हट किसने लिखी, नैलचंद सूरी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो हमीर महाकाव्य लिखी है। सोमनाथ द्वारा कौन सी है, तो ललित विग्रह राज, ये आपको याद होनी चाहिए। हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखित है, विग्रह राज चतुर्थ द्वारा, जो चौहानों में हम अजमेर के चौहानों में पढ़ेंगे तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो बिजोलिया शिलालेख किसके द्वारा लिखित है, तो गुणभद्र द्वारा। इन्हें बिजोलिया शिलालेख में जो चौहान है उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, कि जो चौहान है वो क्या है, ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय, ठीक है, इनका गोत्र ब्राह्मण है, ठीक है। हर्षनाथ प्रशस्ति जो कि गुवक द्वारा लिखित है, इसमें भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इन मतों का समर्थन, आगे हम बात करते हैं कि मत के समर्थक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्निकुंड सिद्धांत। ये अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति है, ये कौन कौन मानते हैं, तो पृथ्वीराज रासो में है, मोहनत नैण सिंह, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, इनके माध्यम बताया गया है कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो किन से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। चौहान क्या है, सूर्यवंशी है, ये किसने बताया था, जी.एच. ओझा, नहीं, गौरी शंकर ओझा, इन्होंने बताया था कि चौहानों का जो गोत्र है वो क्या है, सूर्यवंशी है चौहान, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था ब्राह्मण वंशी है, ब्राह्मण इनका, तो इसके बारे में किससे जानकारी मिलती है, तो बिजोलिया शिलालेख है ना, बिजोलिया शिलालेख गुणभद्र द्वारा लिखित है, उसमें हमें जानकारी मिलती है कि चौहानों का जो वंश है वो ब्राह्मण वंशीय है चौहान, ठीक है। इसका समर्थन कौन कौन करते हैं, तो गोपीनाथ शर्मा, ठीक है, दशरथ शर्मा, ठीक है, कायम खां रासो, तो ये सब इनका क्या है, इनमें जानकारी मिलती है, समर्थन करते हैं ये इसके कि चौहान क्या है, ब्राह्मण वंशी है। अब ये कौन बताता है कि विदेशी है चौहान क्या है, विदेशी है, ये बताता है कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि चौहान है जो क्या है, विदेशी है। तो ये थे इन अलग अलग मत, अलग अलग बताए गए हैं कि चौहान अग्निकुंड से हुए या सूर्यवंशी है या ब्राह्मण वंशी है या विदेशी है, ये इनके अलग अलग के मत थे। अब बात करते हैं चौहानों की शाखा की, कि चौहानों की शाखा कहाँ कहाँ है, ठीक है। चौहान वंश की प्रमुख शाखा, सबसे पहले बात करते हैं सांबर मतलब कि शकंबरी। तो वासुदेव चौहान ने स्थापना की सांबर, ठीक है। राजधानी, इनकी राजधानी क्या है, अहिल छत्रपुर। तो जो सांबर के चौहान थे उनकी राजधानी पूछा हुआ भी है कि कौन सी है, तो इनकी राजधानी है अहिल छत्रपुर है। वासुदेव चौहान जो कि 551 ईस्वी में स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद में पूछते हैं कि नाडोल के चौहान के संस्थापक कौन थे, तो लक्ष्मण। नाडोल के चौहानों के संस्थापक कौन थे, लक्ष्मण, ठीक है। उसके बाद में पूछते हैं कि जालोर मतलब कि जाबिलपुर, जालोर को क्या बोलता था, जबालीपुर भी बोलते थे पहले, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन था, जालोर शाखा के संस्थापक कौन है चौहान की, तो कीर्तिपाल है। अगर पूछ ले कि अजमेर शाखा, तो अजमेर शाखा के संस्थापक कौन है, तो अजय राज है, इंपॉर्टेंट भी है, इनके बारे में पढ़ेंगे भी हम। तो अजय राज अजमेर शाखा के संस्थापक हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि सिरोही शाखा के संस्थापक कौन है, तो सिरोही शाखा के संस्थापक है लुम्बा, ठीक है। और रणथंभौर शाखा के संस्थापक कौन है, तो गोविंदराज चौहान, जो कि अजमेर के चौहानों में से ही हैं, आगे पढ़ेंगे। तो
बात करेंगे इनके बारे में भी। तो रणथंभौर शाखा के कौन है? गोविंदराज चौहान। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? पहले तो हमने पढ़ा था कि इनका समर्थन मतलब कौन कौन से माध्यम से किया गया कि अग्निकुंड से हुए, सूर्यवंशी, ब्राह्मणवंशी या विदेशी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रमुख शाखा के बारे में कि इनकी शाखा कहाँ कहाँ है। तो शाखा एक बार और बताता हूँ रिपीट में कि सांबर, ठीक है, नाडोल, जालोर, अजमेर, सिरोही और रणथंभौर। अब हम पढ़ेंगे एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो पहला शासक आता है अजमेर के चौहानों में वासुदेव चौहान, ठीक है। तो वासुदेव चौहानों को संस्थापक, चौहानों का क्या है? संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है? संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष। ये पूछेगा अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन या आदि पुरुष कौन या मूल पुरुष कौन, तो आपको आंसर क्या देना है? वासुदेव चौहान देना है, ठीक है। इन्होंने 551 ईस्वी में स्थापना की थी, ठीक है, और उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। पूछेंगे कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, ठीक है। उसके बाद में दूसरे शासक के बारे में बात करते हैं तो दुर्लभ राज के बारे में बात करते हैं। दुर्लभ राज क्या है? प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार है, उनमें वत्सराज का संबंध था। प्रतिहार वत्सराज का संबंध था। कौन था? दुर्लभ राज था। और इसने जो त्रिपक्षीय संघर्ष है चला था, उसमें क्या है? दुर्लभ राज ने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में दुर्लभ राज ने भाग लिया था। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा शासक है गुवक फर्स्ट। तो गुवक फर्स्ट क्या है? प्रथम स्वतंत्र चौहान है। अगर पूछ ले कि प्रथम स्वतंत्र चौहान कौन है, तो गुवक फर्स्ट है जो प्रथम स्वतंत्र चौहान है, जिसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। ये जो राजा हम पढ़ रहे हैं, जैसे वासुदेव चौहान इसमें पहला पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट था। इनमें से क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। जो आगे आएंगे अजयराज, अर्णोराज, उनसे क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो गुवक फर्स्ट। उसके बाद में बात करते हैं चंदनराज राजा बना था, ठीक है। चंदनराज, इसकी रानी थी एक आतमप्रभा रानी थी। उसका दूसरा नाम क्या था? रुद्राणी था। आतमप्रभा का नाम क्या था? रुद्राणी था। यह क्या करती थी? रोजाना पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। तो रोजाना पुष्कर झील में 1000 दीपक कौन जलाती थी? तो आतमप्रभा थी। आतमप्रभा का दूसरा नाम क्या था? रुद्राणी था। यह किसकी रानी थी? तो चंदनराज की रानी थी। यह क्या है? शिव पूजा में पूरी आस्था रखती थी, ठीक है। योग क्रिया में निपुण थी। तो यह योग क्रिया में क्या थी? निपुण थी। इसके बाद में नंबर 5 आता है वाकपति राज पहला शक्तिशाली राजा था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछेंगे कि पहला शक्तिशाली राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी कौन था? तो वाकपति राज था। और इसने 108 युद्ध जीते थे। तो 108 युद्ध जीतने वाला राजा कौन था? तो वाकपति राज था, ठीक है। रिपीट करवा देता हूँ आपको फिर। ये वासुदेव चौहान संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष हैं किसके? चौहानों के। इन्होंने 551 ईस्वी में स्थापना की थी। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है। दूसरा शासक आज हमने पढ़ा था, कौन सा था? दुर्लभ राज पढ़ा था, जो वत्सराज का सामंत था। वत्सराज कौन? प्रतिहार। तो उसका क्या था? सामंत था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था? भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद में जो राजा आता है वो है गुवक आता है। तो प्रथम स्वतंत्र चौहान की बात करें तो कौन था? गुवक था। तो प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से इसने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा चंदनराज क्या है कि रानी का क्या नाम था? आतमप्रभा था, जिसे रुद्राणी कहते थे, ठीक है। यह रोज क्या करती थी? पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी, ठीक है। शिव पूजा, योग क्रिया में निपुण थी, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा वाकपति राज पहला शक्तिशाली राजा था, उपाधि महाराजा की धारण की थी और 108 युद्ध जीते थे। नंबर 6 पे बात करते हैं अजयराज की। अजयराज का शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी तक रहा था। 1113 में अजमेर मतलब अजयमेरू की स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजयराज ने की थी। 1113 ईस्वी में की थी, ठीक है। पत्नी सोमल देवी के नाम पर सोने व चांदी के सिक्के चलाए थे। अपनी पत्नी के नाम पर सोने व चांदी के सिक्के चलाने वाला राजा कौन था? तो अजयराज था। और अजयराज ने गढ़विटली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। गढ़विटली दुर्ग जिसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था। ये था अजयराज से संबंधित। उसके बाद में बात करते हैं अजयराज से आगे राजा आता है अर्णोराज।
तो अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है अर्णोराज का। ठीक है, अर्णोराज ने वराह मंदिर पुष्कर में निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्कर में। और अजयराज ने चंद्रा नदी पर क्या है अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन बनता है कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अर्णोराज ने करवाया था। इसके दरबारी विद्वान थे दो, एक तो थे देवबोध और दूसरा था धर्मघोष। इसका दो दरबारी विद्वान थे, देवबोध और धर्मघोष। चौहानों के पितृहंता शासक की बात करें तो जगदेव था। इसने अपने पिता की हत्या कर अर्णोराज की हत्या कर शासन किया था। इसके बाद में राजा बना है विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव चौहान। इन्हें विशलदेव ही कहा जाता है। इनका जो शासनकाल है वो 1158 से 1163 ईस्वी में है। ठीक है, चौहानों के स्वर्णकाल की बात करें तो किसका काल माना जाता है स्वर्णकाल, तो माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ का। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली के तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान था। तो हमसे पूछे कि दिल्ली पर मतलब अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ हैं, जिन्हें विशलदेव भी कहा जाता है। इन्होंने बिशलपुर बांध टोंक की स्थापना की थी। बिशलपुर बांध की स्थापना किसने की थी, तो बिशलराज ने की थी। टोंक में है बिशलपुर बांध। ठीक है, इनके पास कौन कौन सी उपाधियों की बात करें तो इन्हें कवि बांधव कहा जाता है। जयानक भट्ट ने कहा था कवि बांधव की उपाधि दी थी जयानक भट्ट ने। ठीक है, इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा है। ठीक है, और बात करें तो संस्कृत पाठशाला जो अजमेर में बनाई है उसका निर्माण करवाया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया था। ठीक है, तो इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, और नरपति नाला इनके कवि थे। ठीक है, उनके द्वारा बुक लिखी गई है बिशलदेव रासो बुक। पूछा जाता है ये बिशलदेव रासो बुक किनके द्वारा लिखी गई है, तो नरपति नाहला द्वारा लिखी गई है। बिशलदेव रासो जो बुक है उसमें बिशलदेव व रानी राजमती के बारे में प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और इनके एक दरबारी विद्वान और थे, सोमदेव थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और उसमें विग्रहराज चतुर्थ या बिशलदेव और देसलदेव की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में था। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। चौहानों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रथम दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान शासक कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ था जो दिल्ली पर शासन करने वाला था। इसे कवि बांधव की उपाधि दी गई है। इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और इनके 2 दरबारी विद्वान थे, नरपति नाहला और स्वयंदेव। इनके द्वारा बुक लिखी गई है। नरपति नाहला द्वारा बुक लिखी गई है, बिशलदेव रासो लिखी गई है, और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज बुक लिखी गई है। विग्रहराज के बाद में जो राजा बना था वो बना था पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है, ये जो आजकल जो क्वेश्चन बनने का ट्रेंड चल रहा है कि जो राजाओं के बारे में पूछ रहा है कि उसके बाद में राजा कौन था, जैसे पृथ्वीराज से पहले राजा कौन था। ठीक है, और पृथ्वीराज के बाद में जैसे सोमेश्वर चौहान था, इनसे पहले था जो बिशलदेव थे। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। सोमदेव के बाद में कौन बना था, तो पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, तो इनका जो क्रम है ये पूछा जाता है। तो सभी आपको क्रम से ये याद होने चाहिए राजा। ठीक है, तो बात करते हैं पृथ्वीराज सेकंड की। हांसी अभिलेख 1167 ईस्वी में चौहान चंद्रवंशीय कहा। इनके समय में एक हांसी अभिलेख लिखा गया था, 1167 की बात है, जिसमें चौहानों को क्या बोला गया है, चंद्रवंशी कहा गया है चौहानों को। ठीक है, सोमेश्वर चौहान इनके पिता का क्या नाम था, जो आगे राजा बने हैं सोमेश्वर चौहान, इनके पिता का नाम क्या था, तो अर्णोराज था। ठीक है, और इनकी माता का क्या नाम था, तो कंचन देवी या कंचन देवी था। ठीक है, और सोमेश्वर चौहान है, इनकी पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी, और इनका जो पुत्र है उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, जो आगे जाकर राजा बनेंगे। सोमेश्वर चौहान ने अजमेर में 5 मंदिर का निर्माण कराया था, जिन्हें कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनका शासनकाल है। इनके बाद में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान
जो कि 1177 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की बात करें तो 1167 से 1177 से 1192 था। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। अगर पूछे आपसे कि अजमेर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक कौन था, तो अंतिम प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान के पास जो उपाधियां थी, कौन कौन सी उपाधि थी? एक तो थी दल पुंगल की उपाधि थी, एक इन्हें राय पिथौरा, दो उपाधियां थी, एक तो दल पुंगल और राय पिथौरा भी कहा जाता था। अब पृथ्वीराज चौहान के जो अभियान हैं उनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से अभियान चलाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन व भंडारकों का दमन किया था। तो इन्होंने नागार्जुन और भंडारक का उनको दमन किया था, मतलब कि उनको कदेड़ा था वहाँ से। ठीक है, खात्मा किया था। और अजमेर से दिल्ली तक राज्य का विस्तार किया था। तो अजमेर से लेकर दिल्ली तक अपने राज्य का विस्तार किया था। और पिथौरागढ़ का किला दिल्ली जीता था इनको। ठीक है, तो उसके बाद में आगे का इनका जो है अभियान है वो है महोबा। महोबा के चंदेल शासकों पर विजय प्राप्त करी। किसने की थी? 1182 ईस्वी में की थी। महोबा के चंदेल शासकों पर विजय प्राप्त करने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इन्होंने चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया था। युद्ध कौन सा था? तो तुमुल का युद्ध था। तुमुल के युद्ध में किसको हराया था? परमर्दी देव चंदेल को हराया था। और इसमें परमर्दी देव जो चंदेल है, इनके बारे में पूछा जाता है कि इनके जो सेनापति है उनका क्या नाम था। ठीक है, तो इनके सेनापति का नाम था, देखो चंदेल के सेनापति आल्ला व उदल, दोनों ही मारे गए थे। तो इनके सेनापति कौन थे? आल्ला व उदल। और अगर पूछे कि पृथ्वीराज के सेनापति कौन थे, तो वो थे पंजुन राय, सेनापति थे पंजुन राय थे। और उन्हें महोबा का क्या बना दिया था? बाद में प्रशासक बना दिया था। ठीक है, तो ये थे इनके सेनापति। इनका जो तीसरा अभियान है वो है नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब हुआ था? तो 1184 ईस्वी में था, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। इसका क्या कारण था नागौर के युद्ध का? तो पृथ्वीराज तृतीय और चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड, जो कि गुजरात के थे, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये इसका रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि आबू की जो राजकुमारी थी इंचनी थी, उनसे ये दोनों ही विवाह करना चाहते थे। ये इनका मेन रीजन था। ठीक है, इंचनी विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज से, परंतु ये चाहता था इंचनी से विवाह करना। ठीक है, इसके कारण इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ था। तो युद्ध का मेन कारण क्या था? इंचनी था। और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। ठीक है, उसका चौथा अभियान की बात करें तो चौहान वह गहडवाल संघर्ष चला था। ये संघर्ष कन्नौज शासक जयचंद गहडवाल के मध्य चला था। किस लिए चला था? इसका मेन रीजन था संयोगिता। संयोगिता किससे प्यार करती थी? जो चौहान शासक है, कौन सा? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो इसके कारण ये हुआ था। जो जयचंद की पुत्री थी ये संयोगिता, और ये इसका अपहरण करके ले जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसके कारण इनके मध्य ये संघर्ष चला था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इनका अंतिम अभियान है, ये कहा था तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ था। जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें विजय हो जाता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, फिर दोबारा युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध जिसे बोलते हैं। ये 1192 ईस्वी में होता है। और इसमें क्या होती है? मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान क्या है? हार जाते हैं इस युद्ध में। कहा जाता है कि युद्ध में हारने के बाद भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हो गई थी पृथ्वीराज तृतीय के हारने के बाद में। और पृथ्वीराज अंतिम वीर साहसी और हिंदू सम्राट था। ठीक है, इनके बाद में यहाँ पर क्या है? मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। पृथ्वीराज की मृत्यु से संबंधित प्रचलित मत देखिए क्या है। पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गए थे। ठीक है, और वहाँ पर शबद बेदी बाण से पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला था और वहीं पर ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। ये हमें कहाँ मिलता है इसका परिणाम? तो ये मिलता है हमें पृथ्वीराज रासों में बताया गया है ऐसा। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंदराज था। ठीक है, इन्हें रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। इन्हें रणथंभौर की जो शाखा चलती है वो किससे चलती है? गोविंदराज से चलती है। और गोविंदराज किसका पुत्र है? पृथ्वीराज चौहान का है। तो आगे हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान
तो बात करते हैं रणथंभौर के चौहान शाखा का संस्थापक कौन है। तो संस्था का संस्थापक है गोविंदराज है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। मैंने वहाँ बताया था कि आगे जाकर ये राजा बनेगा। ठीक है, तो चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक की बात करें तो हमीरदेव चौहान है, जो चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे रणथंभौर चौहान के। ठीक है, तो हम हमीरदेव के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान का जो शासनकाल रहा था वो 1282 से 1301 के मध्य रहा था। हमीरदेव चौहान के पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम था जेतर सिंह था। कहते हैं कि हमीरदेव ने 17 में से 16 युद्धों का विजेता रहा था हमीरदेव चौहान। ठीक है, इतना प्रतापी शासक था। ठीक है, तो जहाइंदुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, जो जहाइंदुर्ग है ना, रणथंभौर दुर्ग जो बना हुआ है उससे पहले एक छोटा दुर्ग और बना हुआ है जिसे जहाइंदुर्ग कहते हैं। तो मतलब कि रणथंभौर जो दुर्ग है उसे जीतने से पहले इनको जो जहाइंदुर्ग है उसको जीतना था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हमीरदेव और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो कि जहाइंदुर्ग पर अधिकार कर लेता है। कब कर लेता है? 1290 में। और जो जहाइंदुर्ग है कि विजय के बाद जलालुद्दीन खिलजी का जो साहस है इतना बढ़ गया था कि उसने आगे बढ़कर जो रणथंभौर दुर्ग है ना उस पर भी घेरा डाल लिया था। ठीक है, तो अंत में क्या हुआ कि सुल्तान ने दुर्ग को घेराबंदी उठाने और वापस चलने का आदेश दे दिया था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। उसने जहाइंदुर्ग तो जीत लिया था परंतु जो आगे रणथंभौर का दुर्ग है वह दुर्ग जीत नहीं पाया था। तो इसके लिए जलालुद्दीन कहता है कि जहाइंदुर्ग जीता मगर रणथंभौर दुर्ग को जीतने में असफल रहा। तो कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जब वो रणथंभौर दुर्ग नहीं जीत पाता है तो अंत में यही अपने मन को समझाता है और एक डायलॉग मार के चला जाता है, कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्ग है जो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, कहीं दिया हुआ है बरनी के अनुसार कहते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी है ना उसने 1292 में फिर आक्रमण किया था। बरनी के अनुसार है ये, कहते हैं कि बरनी के अनुसार 1292 ईस्वी में सुल्तान ने एक बार फिर रणथंभौर पर आक्रमण किया, अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु इस बार उसे जहाइन में इतने ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा कि मुस्लिम सेना को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। कहते हैं कि 1290 में इसने पहले जहाइंदुर्ग जीत लिया था, तो थोड़े ही समय बाद में फिर जो हमीरदेव चौहान है उसने जहाइंदुर्ग वापस जीत लिया था। परंतु फिर 1292 में जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दोबारा आता है और कहता है कि अब की बार मैं रणथंभौर दुर्ग है जो जीतूंगा। ये किसके अनुसार? बरनी के अनुसार है कि मैं रणथंभौर दुर्ग जीतूंगा। परंतु इस बार है जो मुस्लिम सेना को जो जहाइंदुर्ग है वहाँ पर इतना ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है कि वो जहाइंदुर्ग है उसको ही नहीं जीत पाते, वहीं हार कर चले जाते हैं। ये तो था जो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमीरदेव का। ठीक है, इसके बाद में आगे आएगा शासक आएगा जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बात करते हैं राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ था, तो 1301 में हुआ था। ठीक है, तो रणथंभौर और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था तो हुआ था। इसका कारण क्या? इसका कारण बताते हैं कि मंगोल के विद्रोही थे मीर मोहम्मद शाह और केबरू के नेतृत्व में जालोर से आ रहे थे गुजरात अभियान के बाद, मतलब जालोर से जा रहे थे, गुजरात अभियान से आए थे। ठीक है, तो उनमें से उस खेमे में से ये दोनों भागकर हमीर की शरण में चले गए थे। कहते हैं कि जो मंगोल से आ रहे थे तो मोहम्मद शाह, केबरू और केबरू ये दोनों हैं जो हमीर की शरण में आ रहे थे। गुजरात से जो सामान लूट के ला रहे थे, जालोर आए थे, उसके बाद में कहते हैं कि हमीरदेव की शरण में चले गए थे। ठीक है, हमीर ने इनको लौटाना अपनी शान और मान मर्यादा के विरुद्ध समझा था और युद्ध के लिए तैयार हो गया था। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि इन दोनों को लौटा दो, आप मोहम्मद शाह को और केबरू को मुझे वापस लौटा दो। तो हमीरदेव ने अपनी मान और मर्यादा के खिलाफ समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गया कि मैं इन दोनों के बदले में मैं क्या है युद्ध भी कर सकता हूँ आपके साथ में। तो युद्ध के लिए जो हमीरदेव चौहान है वो तैयार हो गए थे। ठीक है, हमीर हट है वो अलग ही कुछ कहता है। हमीर हट के अनुसार इस युद्ध का दूसरा कारण था कि मोहम्मद शाह को सुल्तान बेगम चिमना से प्यार हो गया था। ठीक है, तो कहते हैं कि ये मोहम्मद शाह है, ये जो सुल्तान की बेगम है
उससे शादी करना चाहता था मोहम्मद शाह, ठीक है, सुल्तान मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। तो मोहम्मद शाह और बेगम दोनों मिलकर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी को इसका पता चला तो मोहम्मद शाह भागकर हमीर की शरण में चला गया था। तो कहते हैं कि जब ये इसको मारने के लिए आ रहा था, मतलब ये दोनों प्लान बना रहे थे, मोहम्मद शाह और चिमना दोनों ही मारने का प्लान बना रहे थे। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो मोहम्मद शाह है जो वहाँ से भाग गया था केबरू के साथ में। और कहते हैं कि ये दोनों कहाँ आ गए थे, हमीर के पास आ गए थे, हमीर के पास में आके शरण ली थी। ये बात कौन कहता है, तो ये हमीर हट कहता है, ठीक है। और कुछ ये कारण बताते हैं, मंगोल विद्रोही थे और वहाँ से जो आ रहे थे। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी सेना भेजी थी उसके बाद में युद्ध करने के लिए, हमीर से युद्ध करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सेना भेजी थी। उसके जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सेनापति थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, एक तो था नुसरत खां, एक था उलुग खां। कहते हैं कि जब युद्ध कर रहे थे तो उस युद्ध में जो नुसरत खां है वो तो मारा गया था, ठीक है, उलुग को मारा नहीं गया था। तो इसके बारे में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना भेजी थी रणथंभौर पर, ठीक है, तो उसमें कौन मारा गया था, ठीक है, तो उसमें नुसरत खां है वो मारा गया था, ठीक है। कहते हैं कि इस युद्ध में सामने से हमीर के जो सेनापति थे वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह, ठीक है, ये दो थे। तो ये दोनों हमीर की तरफ लड़ रहे थे, ठीक है। उधर से तो हमने आपको बताया था नुसरत खां और उगुल खां, ठीक है, उलुग खां, ये दोनों लड़ रहे थे। कहते हैं कि इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उसको हरा दिया था लगभग, तो ठीक है। फिर ये वापस लौट रहे थे तो भीम से जो पीछे छोटी टुकड़ी के साथ में आ रहा था, ठीक है, तो उसके साथ में मुग़ल सेना ने छल कपट से इसको मार दिया था, ठीक है। इसके बाद में ये बात हमीर को पता चलती है, ठीक है। और उधर से इतने में अलाउद्दीन खिलजी है जो कि बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर रणथंभौर पहुंच जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1 वर्ष तक जो कि रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाले रखा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। 1 साल तक जो दुर्ग बना हुआ था उसके बाहर घेरा डाल लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसको 1 साल तक भी कोई भी सफलता कहते हैं कि नहीं मिली थी। तो कहते हैं कि अंत में उसने छल से काम लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के सेनापति, एक तो था रणमल था और दूसरा सेनापति था रत्तीपाल, इन दोनों को तथा उनका एक अधिकारी था जिसका नाम था सुरजन शाह, को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। कहते हैं इन दोनों को, रणमल और रत्तीपाल, एक सुरजन शाह था, इन तीनों को इसने अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया था कि मतलब जीतने के बाद में हम आपको दुर्ग सौंप देंगे। तो ये दोनों उसकी तरफ मिल गए थे। और अमीर खुसरो जो कि था तो वो तो ये लिखता है कि दुर्ग में सोने के 2 दाने के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, कि 1 साल तक इतना गिरा डाल रखा था कि अंदर इतनी भूखमरी हो गई थी कि सोने के 2 दाने देने के बदले में भी चावल का जो एक खाने का दाना है वो भी नहीं नसीब हो रहा था, वो भी हमीर दिख रहा था कि अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। और इन दोनों का जो कि लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। जब पता चला हमीर को भी अब तो कुछ बचा नहीं है, लड़ना ही पड़ेगा। कहते हैं कि दुर्ग के बाहर आज भी आप जाते हो तो रणमल और जो रत्तीपाल है, इन दोनों की मतलब की मूर्ति वहाँ लगी हुई है गेट के बाहर, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, विश्वासघाती थे। कहते हैं कि लोग इनके जूता मारकर आगे निकलते हैं, इसका पता नहीं है पर कहानी है ये। तो अंत में क्या करता है कि हमीर ने अपने शत्रुओं से आमने सामने का मुकाबले करने का निश्चय किया था और लास्ट में ये हमीर तैयार हो जाता है युद्ध के लिए और लड़ता है, जिसमें राजस्थान का प्रथम साका होता है। साके में क्या होता है, एक तो होता है केसरिया, एक होता है जौहर, ठीक है। तो केसरिया तो हुआ तो किसके नेतृत्व में होता, हमीर के नेतृत्व में केसरिया होता है। और रानी रंग देवी जो कि इसकी पत्नी थी हमीर की, इन्होंने पद्म तालाब में कूदकर प्राणों उत्सर्ग किया, इस कारण इसे जल जौहर कहते हैं। जल जौहर राजस्थान का पहला जल जौहर हुआ था 1301 में, और 1301 में इसको अगर पूछे कि राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था तो 1301 में ही हुआ था। अमीर खुसरो कहते हैं इस साके के बाद में कहते हैं कि कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। कुफर मतलब कि धर्म विरोधी का घर इस्लाम का घर हो गया। ये बात कौन कहते हैं, अमीर खुसरो। अबुल फजल, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये बात किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। ये पूछते हैं, ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि जो ये दुर्ग है जो पहाड़ियों और कंटीली झाड़ियों के मध्य बना है, दूर से नहीं दिखता, इसलिए कहते हैं कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं, यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है।
ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसके गुरु का क्या नाम था। तो गुरु था राघवदेव। निर्माण कार्य, हमीर ने 32 खंभों की छतरी बनाई थी जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अपने पिता के जो कि जैतर सिंह हैं उसने 32 वर्ष तक शासन किया था, उनकी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। हमीर से संबंधित पुस्तकों की बात करें तो हमीर महाकाव्य किसने लिखी थी? नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी। हमीर मदमदन जय सिंह सूरी ने लिखी थी। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखी थी। हमीर रासो किसने लिखी थी? सारंगधर और जोधराज, इन दोनों ने हमीर रासो लिखी थी, ये बुक थी। ये हमारा टॉपिक था रणथंभौर के चौहान। यहाँ समाप्त।